हमको कोई ये कह देता है कि हमारा पूर्वज बंदर था या मानव की उत्पत्ति बंदर से हुई है, लेकिन यह बात हम नहीं मान पाते हैं, ठीक है ना। क्यों नहीं मान पाते हैं? क्योंकि हम जो आज देख रहे हैं मनुष्य का रूप अलग है और बंदर का रूप अलग है। तो यह है जो बात है, इस पूरे बात को बताने के लिए जीव विज्ञान शास्त्रियों ने जो सिद्धांत दिए हैं उसी सिद्धांत को हम लोग जैव विकासवाद का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है ना। जैव विकासवाद के सिद्धांत में 5-6 सिद्धांत अति महत्वपूर्ण है जिसको हम लोग देखते हैं। पहला सिद्धांत लैमार्कवाद का है। पहला लैमार्क महोदय ने दिया जिसको हम लैमार्कवाद कहते हैं। फिर डार्विन महोदय का आया जिसमें हम डार्विनवाद कहते हैं। फिर 9 लैमार्कवाद आया, फिर 9 डार्विनवाद आया, फिर 1920 के आसपास में उत्परिवर्तनवाद आया, म्यूटेशनल चेंज का रूल आया। तो ये क्या है जैव विकासवाद सिद्धांत? तो इसको अगर पूरा संक्षेप में निष्कर्षतः अगर मैं आपको बताऊं कि जैव विकासवाद सिद्धांत क्या है, तो इसका तात्पर्य यही है कि वर्तमान में जिस जीव को जिस रूप में आप देख रहे हैं वह जीव उस रूप में पहले नहीं थे। यानी आज हम मनुष्य को देख रहे हैं तो हमारा रूप पहले ऐसा नहीं था। तो फिर ये ऐसा रूप क्यों आया? तो वर्तमान जीवों का जो रूप है यह एक बहुत लंबी क्रमिक विकास का, परिवर्तन का, म्यूटेशन का परिणाम है। इस बात को नहीं समझ में आए तो जरा गौर से इसको समझिए कि हम आज एक बंदर से आए हैं ये हम जान रहे हैं, लेकिन आज हम मनुष्य हैं ये बिलीव नहीं करेंगे कि हम बंदर से आए। तो फिर बंदर से आज मनुष्य तक, यानी हम पहले बंदर थे तो आज मनुष्य बने हैं, यानी जो हम आज हैं वो पहले नहीं थे। इसी तरह से इस धरती पर जितने भी जीव हैं वह सभी के सभी जीव पहले इस रूप में नहीं थे, ठीक है ना। और तो फिर पहले उस रूप में नहीं थे और आज जिस रूप में हैं, तो पहले कुछ और रूप में थे, आज किसी और रूप में हैं। तो फिर ये कैसा रूप बदला? तो एक क्रमिक परिवर्तन का परिणाम है, यानी एक क्रम बाई क्रम में परिवर्तन हुआ और तब जाके यह जीवों का संसार विकसित हुआ है। जीव कहने का तात्पर्य यहाँ सिर्फ मनुष्य से मत लगाइएगा। जीव कहने का तात्पर्य है कि आपका वनस्पति जगत और जंतु जगत। जंतु जगत में सभी जानवर आ जाएंगे, उसमें हम भी आ जाएंगे, आप भी आ जाएंगे, मैंने मनुष्य जाति और सभी आ जाएंगे, और वनस्पति में पूरे पेड़ पौधे आ जाएंगे। तो ये पूरे पेड़ पौधे या जीव जंतु जितने भी है ये विकास की विभिन्न चरणों से होकर आज वर्तमान रूप में आए हैं। और इसको जो विद्वान ने, हमारे बहुत सारे विद्वानों ने अनेक ने सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत को हम लोग जैव विकासवाद का सिद्धांत कहते हैं। क्लियर हो गया? अब इस जैव विकासवाद के सिद्धांत में जो मुख्य सिद्धांत दिए, तो इनमें अगर हम पहले चर्चा अगर करें हम, तो इसमें आते हैं हमारा लैमार्क, ठीक है ना। तो ये लैमार्क एक व्यक्ति हैं, ठीक है ना, जो फ्रांस के निवासी थे और बायोलॉजिस्ट थे, यानी जीव विज्ञानी थे, जीव विज्ञान के बारे में वो जानते थे, इस पर उन्होंने बहुत सारे रिसर्च किए। तो इनका पूरा नाम था जीन बैप्टिस्टे डी लैमार्क। इनका पूरा नाम क्या था? जीन बैप्टिस्टे डी लैमार्क। ये फ्रांसीसी थे, यानी फ्रांस एक देश है, वहाँ के निवासी थे, ठीक है ना। इनके पुस्तक का एक नाम था, यानी इन्होंने एक किताब लिखी जिसमें अपने इस सिद्धांत का वर्णन किया। उस किताब का नाम था फिलोसफिक जूलॉजी। उस किताब का नाम क्या था? फिलोसफिक जूलॉजी। उस फिलोसफिक जूलॉजी में उन्होंने अपने सिद्धांत के बारे में कहा, ठीक है ना। तो क्या कहा? थोड़ा सा इस सिद्धांत के मूल बातों को हम लोग देखते हैं। अलग अलग किताबों में अलग अलग बातें लिखी जाती है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको पॉइंट वाइज करके लिख दिया हूँ ताकि आप इस चीज़ को बहुत आसानी से समझें। इन्होंने सिद्धांत में पहली बात क्या कहा कि वातावरण का सीधा प्रभाव जीवों पर पड़ता है। जीव यानी वनस्पति और जंतु दोनों पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। दूसरा इन्होंने कहा कि जीवों में परिवर्तन होता है, ठीक है ना। हर जीव के रूप और उसके शरीर में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन यानी बदलाव होते रहते हैं।
तीसरा कहा कि उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति होती है, यानी किसी जीव में जो नया गुण आ गया है तो वो नया गुण दूसरी पीढ़ी में चला जाता है। ये संक्षेप में मैंने इनके सिद्धांत को बताया। आइए थोड़ा सा इसको मैं इलेबरेट करता हूँ, यानी थोड़ा सा विस्तृत ढंग से आपको समझाता हूँ, इसको समझिए आप। पहला इनका पॉइंट जो कह रहा है कि वातावरण का सीधा प्रभाव जीवों पर पड़ता है, यानी आप एक चीज देख सकते हैं कि वातावरण जो होती है वह हमेशा जीवों पर प्रभाव डालती है। इसको समझने के लिए आप समझ लीजिए दो बातें, ठीक है ना। ये कि चीन की दीवार का नाम आपने सुना होगा। चीन की दीवार जो है वो आप चाइना में है, जो अंतरिक्ष से दिखती है। पृथ्वी का मानव निर्मित इकलौता वस्तु है चीन की दीवार, जो अंतरिक्ष से भी दिखती है। तो जब चीन की दीवार बनाई गई, तो चीन की दीवार जब खड़ी की गई तो उस दीवार की मोटाई और ऊंचाई इतनी ज़्यादा थी कि वो चीन की दीवार की एक साइड इधर और एक साइड इधर। मान लीजिए कि आप यहाँ पर दीवार बना रहे हैं, ठीक है ना, इतना मोटा दीवार बना रहे हैं और ऊपर से सूर्य क्या कर रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं। तो इधर कुछ प्रकाश कम पड़ेगा, इधर ज़्यादा पड़ेगा, यानी सूर्य के तरफ जो भाग होगा, यानी यहाँ पर हमारा पूरा सतह है, यहाँ पर हरा भरा घास या विभिन्न प्रकार के फूल वाले पौधे या अलग अलग किस्म के पौधे यहाँ पर उगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर हम बीच में एक दीवार खड़ा कर दिए, तो इस दीवार की वजह से क्या होगा कि सूर्य का प्रकाश कुछ इधर कम पड़ेगा, इधर ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि इधर हमारे सूर्य हैं। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपका इधर वाले प्रकाश कम पाएंगे और इधर वाले ज़्यादा प्रकाश पाएंगे। तो देखा गया कि कई वर्षों के बाद, यानी वर्षों बीतने के बाद, यानी समय बीतने के बाद, इधर वाले जो पेड़ पौधे थे उस पेड़ पौधे का रंग रूप या उसके फूल की आकृति या फूल के रंग में थोड़ा सा बदलाव आ गया और इधर वाले में थोड़ा सा बदलाव आ गया, यानी जो अंदर वाले थे उससे थोड़ा सा हटकर बाहर वाले रह गए। अंतर क्यों हुआ? प्रकाश की वजह से और अन्य भी, यानी ये वातावरण की वजह से। ये वातावरण दो तरह का क्यों हो गया वहां पर? वातावरण दो उस दीवार ने बना दिया, यानी उस दीवार जब नहीं थी तो सभी एक जैसे थे, ठीक है ना। दीवार जब घेर दिया गया तो वातावरण इधर का बदल गया और इधर का बदल गया, इसलिए इधर अलग किस्म के फूल पौधे विकसित होने लगे, इधर अलग किस्म के फूल पौधे विकसित होने लगे। तो ये वातावरण जीव पर प्रभाव डाला कि नहीं डाला? तो वातावरण सीधा जीव पर प्रभाव डालता है, उनका कहना ये था, ठीक है। इसी तरह से आप एक और उदाहरण को ले लीजिए कि आप नागफनी का पौधा ले लीजिए, ठीक है ना। नागफनी कैक्टस का पौधा लीजिए जो कांटेदार होता है, उस पौधा को रोप दीजिए और डेली उसमें पानी डालिए तो वो सूख जाएगा, ठीक है ना। लेकिन उसको बहुत कम पानी डालिएगा तो वो बहुत हरा भरा रहेगा। क्यों? चूंकि वो कांटेदार जो पौधे होते हैं वो रेगिस्तानी क्षेत्रों के होते हैं, रेगिस्तान में पानी की मात्रा कम होती है। इसकी वजह से क्या करते हैं कि पौधे उनके जो होते हैं, रेगिस्तान में जो भी पौधे होते हैं वो सारे पौधे में के पत्तियों में जो स्टोमाटा यानी रंध्र छिद्र होती है, या तो वो बहुत कम होती है या वो ब्लॉक हो चुकी रहती है, यानी बंद हो चुकी रहती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि रेगिस्तान में तो पानी की कमी होती है। अब पानी की कमी है और धान के पत्तों की तरह या अन्य यहाँ जो हम लोग मैदानी क्षेत्र में हैं उस तरह का स्टोमाटा यानी रंध्र छिद्र पत्तियों में वहाँ पाया जाएगा, तो नीचे के पानी को सोखेगा और वाष्पित करके पत्तियाँ बाहर फेंक देगा, उसके पास पानी रहेगा। और रेगिस्तान में पानी है नहीं है, तो वहाँ की पत्तियाँ उस वातावरण से ऐसे प्रभावित हो गई है कि उसका रंध्र छिद्र यानी स्टोमाटा या तो बंद हो गया है या बहुत कम हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पानी नहीं है। पानी थोड़ा सा भी रहेगा वो पत्तियों के पास रह जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा? उसका भरण पोषण होगा, यानी उसकी जैविक क्रियाएं हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये वातावरण पर प्रभावित करने, उसी को हम ज्यादा पानी देने लगे तो पौधा सूखने लगेगा, यानी वहां का पौधा जो है विकसित वहां के वातावरण से हुआ है। और यहाँ का धान का पौधा लेकर अगर वहां को रोक दे तो वो नहीं होगा। यानी यह सब हम लोग देख रहे हैं कि ये सीधा वातावरण ने जीवों पर प्रभाव डाला है कि नहीं डाला है? सीधा डाला है। तो
पहला लैमार्कवाद का कहना था कि इस धरती पर जो भी जीवों का विकास हुआ है उसके विकास पर वातावरण का प्रभाव पड़ा है, यानी वातावरण के प्रभाव के कारण भी विभिन्न प्रकार के जीव यहाँ धरती पर विकसित हो गए। ये पहला उनका लाइन था। क्लियर, आपको समझ में आ गया? ठीक है ना। दूसरा कह रहा है जीवों में परिवर्तन होता है, यानी वातावरण का प्रभाव जो पड़ता है उस प्रभाव की वजह से जीव के आंतरिक शारीरिक गुणों में क्या हो जाती है, परिवर्तन हो जाते हैं और जैव विविधता का निर्माण हो जाता है। आपसे अगर हम जैव विविधता शब्द का इस्तेमाल करें तो यह ध्यान रखिएगा कि इस धरती पर लाखों करोड़ों टाइप के जीव है, यानी पहले 10 जीव थे, 200 जीव हुए, 1 लाख जीव हुए, यानी जीव के विभिन्न रूप आ गए, यानी बहुत सारे रूपों में जीव का पाया जाना, तो ये जैव विविधता कहलाता है। तो जीवों में परिवर्तन होता है। अब ये जीवों में परिवर्तन वातावरण के प्रभाव से होता है। कैसे होता है? 2 तरह के परिवर्तन होते हैं। अंगों का अधिक प्रयोग, विकसित अंग निर्माण होंगे जैसे जिराफ का। अंगों का कम प्रयोग यानी निष्प्राय अंग निर्माण होंगे या अंग विहीनता होगी जैसे सांप के पैर। ये बात समझ में नहीं आए तो इसको डिटेल में समझिए। लेमार्क महोदय कहते हैं क्या कि ये जो जीवों में परिवर्तन होगा ये 2 तरह से हो जाएगा। एक, कोई अगर जीव ज्यादा किसी अंग का प्रयोग करता है तो वह ज्यादा अंग विकसित हो जाएगा, ठीक है ना। उदाहरण के तौर पर इनका यह मानना था कि बंदर जो था वो चौपाया था, और वो बंदर चौपाया था तो वह चौपाया चलता था, लेकिन वो फल फूल जो गिरा हुआ रहता था उसको उठाकर खाता था, फिर उसको मुंह से लपक कर तोड़कर पेड़ पौधे जो नीचे थे उसको खाना सीखा। जब उसको खाना सीखा तो थोड़ा सा और नीचे का फूल फल खत्म जब हो गया तो थोड़ा सा ऊपर उसको दिखाई दिया, तो उसको पकड़ने की कोशिश किया। तो पकड़ने की कोशिश जो किया तो अगला पाँव उठाना सीखा और पिछले पाँव पर थोड़ा सा मतलब भार देकर, प्रेशर देकर और अगले पाँव को उठाकर ऊपर के फल को लपकना शुरू कर दिया, यानी उसमें थोड़ा सा सीधा गुण होने लगा। और पिछले पैर का क्या करने लगा, वो ज्यादा क्या करने लगा, माने उस पर प्रेशर देने लगा, वजन देने लगा, तो ज्यादा मजबूत होने लगा और ये ऊपर वाला उठाने लगा और उससे किसी चीज को लपकने लगा। वह धीरे धीरे करते करते वो खड़ा होना सीख गया और वो हाथ ऊपर लेकर ऐसे तोड़ने लगा। वह हाथ का ऊपर वाला विकास हो गया और नीचे पैर का विकास हो गया, यानी बंदर से मनुष्य का निर्माण हो गया। ये किनका मानना था? लेमार्क महोदय का मानना था, यानी विकसित अंग निर्माण हो गए, एक हाथ अलग विकसित हो गया, ठीक है ना, और क्या हो गया, एक पैर अलग विकसित हो गया, ठीक है ना। उसी तरह से जिराफ का बात करते हैं। इनका मानना यह था कि बहुत पहले जो जीवाश्म थे, ठीक है ना, बहुत सारे पहले जो जीवाश्म थे वह जीवाश्म नहीं, जिराफ। पहले जो जिराफ थे उनकी गर्दन जो थी छोटी छोटी थी और उनकी टांगे छोटी छोटी थी, लेकिन बाद वाले जो जिराफ बने हैं जो आज का है वह जिराफ का गर्दन काफी लंबा होता है और क्या करते हैं कि पैर जो होता है वो भी लंबा लंबा हो गया। ये क्यों हो गया? क्योंकि वो ज्यादा उसको फैलाने लगे। इस कथन का यह तात्पर्य है, इस पहले कथन का, कि अंगों का अधिक प्रयोग, विकसित अंग, यानी लेमार्क महोदय ने ये सिद्धांत दिया कि अगर जो भी जीव है जिस अंग का ज्यादा प्रयोग वो करेगा उतना ही वो अंग ज्यादा विकसित होगा, ठीक है ना। एक ये होगा। इसका दूसरा रूप मैंने कहा कि अगर ज्यादा प्रयोग करोगे तो विकसित अंग पैदा लेगा, अगर ज्यादा प्रयोग नहीं करोगे यानी किसी अंग का बहुत कम प्रयोग करोगे, न के बराबर प्रयोग करोगे, तो वह अंग तुम्हारे शरीर से धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा, निष्प्राय अंग बन जाएगा, अंग विहीन तुम बन जाओगे। उदाहरण के तौर पर प्राचीन काल के कुछ सांप के जीवाश्म मिले हैं, आदि काल के यानी बहुत पहले के सांप के जीवाश्म, यानी उनका अवशेष धरती पर खुदाई से मिला है। उसमें देखा गया कि पैर होते थे और आज के सांप में पैर नहीं होता है। और ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ये लेमार्क साहब भी बोले और ये मैंने अंदाजी नहीं बोले, इसका पुरातात्विक प्रमाण मौजूद है। पुरातात्विक प्रमाण का मतलब होता है खुदाई में ये मिला है, ये रियल बात है, फेंका हुआ कोई बात नहीं, अंदाजी हाइपोथेटिकल बात, यानी कल्पना करके नहीं कही जा रही है। यानी ये प्रमाण मिला है, पहले जीवों के कंकाल मिले हैं सांप के जिसमें पैर दिखा है, पैर की हड्डियां दिखी है। और आज किसी को सांप है, सांप को पैर होते हुए देखे हो तुम लोग? नहीं।
का अगर शरीर का अगर माइक्रो लेवल पर सूक्ष्म तरह से अवलोकन किया जाता है वैज्ञानिक विधि से, तो उसके निचले तल को अगर हटाया जाए तो जहाँ पैर होता था वहाँ छोटी छोटिया हड्डियाँ अंदर, आज अब वो बड़ी नहीं रही लेकिन अंदर आज भी मौजूद है। तो इससे यह साबित होता है कि हम उस अंग का, वो सांप ने पैर का इस्तेमाल करना छोड़ दिया तो वो अंग क्या हो गया, उसे निकल गया। ठीक इसी तरह से अगर मनुष्य पर समझे तो ये मनुष्य का बंदर जो प्रजाति था, उससे मनुष्य ने जब ऊपर करके हाथ को पकड़ना, यानी हाथ का निर्माण हो गया, पैर का निर्माण हो गया, तो दुम को उसकी जरूरत नहीं पड़ी, यानी उसका पूंछ बेकार का हो गया, तब पूंछ का इस्तेमाल करना छोड़ दिया। तब पूंछ का इस्तेमाल करना छोड़ दिया, इसलिए धीरे धीरे पूंछ निकल गया। यानी जिस अंग का प्रयोग ज्यादा करेंगे वो नया अंग बन जाएगा, और जिस अंग को आप छोड़ देंगे वो अंग धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ये इनका कहना था। बात को समझ में आया? ये आज भी बच्चा पेट में जब जन्म लेने से पहले रहता है, तो माँ के पेट में जब बच्चा रहता है तो कमर के नीचे जो ये हमारा ये स्पाइनल कॉर्ड जहाँ ये खत्म होता है, ये ऊपर वाला ये जो रीढ़ की हड्डी है नीचे खत्म होता है, वहाँ पर हमारा जो मांस वाला भाग होता है वो जब जमा हो जाता है तो दिखना बंद हो जाता है, लेकिन पूंछ की आकृति की छोटी हड्डी आज भी वहाँ पर मौजूद है, ऐसा हमारे वैज्ञानिकों का मानना है और ऐसे सबूत मिले हैं, यानी वो प्रमाण आज भी हमें मिल रहा है। तो इन सारी बातों पर क्या कहें, लैमार्क महोदय ने कहा कि ये हमारा क्या है, यह हमारा जैव विकासवाद का सिद्धांत, यानी जीवों की इस तरह से है, यानी पहले कोई और जीव था, उसे ऐसे ऐसे विकास के क्रम में सब कुछ होते चला गया। ठीक है ना। तीसरा पॉइंट है उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति। अब जरा गौर से देखो, एक नंबर में अंगों का अधिक प्रयोग, यानी कोई जीव चल रहा है, जीवित है, वो अपना काम कर रहा है, किसी अंग का ज्यादा प्रयोग करना सीख गया, यानी वो अंग विकसित अंग बन गया, और किसी जीव, कोई जीव किसी अंग का प्रयोग कम करना शुरू किया तो वो अंग क्या हो गया, निष्प्राय हो गया, यानी वो अब रहा नहीं। तो यह जो अंग माने किसी में अंग नया विकसित हुआ और किसी में कम हो गया, यानी परिवर्तन हुआ ना अंग में, तो ये जो परिवर्तन हुआ है वो अगले उसके संतान जो होंगे उसमें वंशानुगत हो जाते हैं, मतलब अगले संतान में चले जाते हैं। जैसे एक बंदर था, वो क्या था, चौपाया था, लेकिन वो धीरे धीरे खड़ा होना सीख गया, यानी उसके अंदर खड़ा होने का ये गुण आ गया, तो यह गुण उस बंदर का अगला जो संतान उत्पन्न होगा उसमें अब चला जाएगा। यानी उपार्जित का कहने का मतलब इस वातावरण के प्रभाव से और इस प्रक्रिया से जो नए लक्षण जीवों में आए, वह लक्षण अगले संतान में चले जाएंगे, और फिर वो अगला जीव जो पहनेगा उसमें भी कुछ परिवर्तन आएंगे, तो वो परिवर्तन उसके अगले संतान में चला जाएगा, यानी यह परिवर्तन यानी ये लक्षण जो नए नए बन रहे हैं ये अगले जीव में आते चले जाएंगे, और आते आते क्या होगा कि एक ऐसा समय आएगा कि हमारा यहाँ तक ये विभिन्न संसार जैव विविधता का दिखने लगा। यानी एक बहुत लंबे परिवर्तन के बाद ये पूरा सृष्टि का सजीव जगत का निर्माण हुआ है। बात ये लैमार्क महोदय के कहने का तात्पर्य समझ में आई, क्लियर हुआ? अब यह बात लैमार्क महोदय ने कहा, तो इनके बाद एक डार्विन है, चार्ल्स डार्विन इनका पूरा नाम है, ठीक है ना। इन्होंने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। इनका किताब था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। इन्होंने एक वाद दिया, वाद का मतलब होता है मतलब एक कंसेप्ट क्या कि प्राकृतिक वर्णवाद, नेचुरल सिलेक्शन। ये प्राकृतिक वर्णवाद क्या है इसे जरा गौर से समझिए, ठीक है ना। इसको तीनों को हम बात करते हैं, इसके पहले पूरे इनके सिद्धांत को समझ लीजिए। डार्विन का कहना था ये क्या कि लैमार्क महोदय जो ये कह रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के धरती पर, मतलब इसमें ये इनका लैमार्क का क्या कहना था कि पहले कोई एक जीव हुआ, उस जीव में वातावरण पर प्रभाव पड़ा, उसके अंग में परिवर्तन हुए, उस परिवर्तन से फिर नया जीव बना, फिर उसमें वातावरण का प्रभाव पड़ा और फिर नया जीव का निर्माण हुआ। यानी जैव विविधता, यानी जीव विभिन्न विभिन्न प्रकार के जीव ये विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों की वजह से हुआ।
ठीक है ना। यानी जैव विविधता जो हुई आई वह इसकी वजह से, इस परिवर्तन की वजह से आई। यानी जैव विविधता पहले से नहीं थी। जैव विविधता पहले से नहीं थी इसका मतलब विभिन्न प्रकार के जीव इस धरती पर पहले से नहीं थे, ये कहने का मतलब। लेकिन डार्विन महोदय ने कहा कि नहीं लामार्क महोदय आप गलत कह रहे हैं, इनका उल्टा मानना था इनसे। इन्होंने डार्विन साहब ने कहा कि जैव विविधता इस प्रकृति में विद्यमान है, यानी इस संसार में जीवों में विविधता पाई जाती है, यानी विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं, यानी पहले ही से विभिन्न प्रकार के जीव हैं। ये क्या कह रहे थे, जीव विभिन्न प्रकार के नए नए बन रहे हैं। आई क्या कह रहे हैं, पहले ही से जीव विभिन्न प्रकार के हैं, यानी जैव विविधता पाई जाती है। तो इनका पहला लाइन है सिद्धांत का क्या है, प्रकृति में जैव विविधता विद्यमान होती है, यानी प्रकृति में पहले ही से जैव विविधताएं यानी विभिन्न प्रकार की जातियां प्रजातियां जीवों की है। ठीक है, ये पहला इनका सिद्धांत है। दूसरा है कि अस्तित्व के लिए संघर्ष होता है, तो फिर नया नया जीव कैसे बन जाता है। तो इसकी व्याख्या इन्होंने किया कि प्रकृति में पहले ही से विभिन्न प्रकार के जीव जैव विविधता पाई जाती है, लेकिन उस जैव विविधता में यानी उस जीवों में आपस में संघर्ष होते रहता है अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। जैसे हम लोग अपने आप में संघर्ष कर रहे हैं, हर आदमी संघर्ष कर रहा है अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, तो उसी तरह से इस वातावरण में भी संघर्ष करते रहता है एक जीव दूसरे जीव से, ठीक है ना। और यह जीव संघर्ष करते करते वह जीव बच जाता है जो इस वातावरण के अनुसार होता है, और जो वातावरण के अनुसार नहीं ढल पाता है, अनुकूलन एडेप्टेशन नहीं होती है, वो इस सृष्टि से नष्ट हो जाता है। उदाहरण देकर मैं इसको समझा रहा हूँ, लेकिन इस बात को पहले यहाँ पे समझिए। अस्तित्व के लिए संघर्ष होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बीपीएससी एग्जाम में या अन्य एग्जाम में कि डार्विनवाद में अस्तित्व के लिए डार्विन महोदय ने कितने प्रकार के संघर्ष का वर्णन किया है, स्ट्रगल। तो 3 प्रकार के, अंतरजातीय संघर्ष, अंतरजातीय संघर्ष, वातावरणीय संघर्ष। एक संघर्ष क्या है मतलब समझिए, अंतरजातीय यानी अगर कोई बंदर जाति है तो बंदर जाति अपने में संघर्ष कर रहा है सरवाइव करने के लिए, यानी इस धरती पर जीवित रहने के लिए, ठीक है ना। यानी जैसे ये कही जाती है कि पहले के पीरियड में, पहले के जमाने में, आज से हजारों लाख वर्ष पहले कि एक डायनासोर जीव था, वो बहुत बड़ा था, लेकिन वो इतना बड़ा था कि वो पूरे शाकाहारी था, वो सभी को पेड़ पौधे को खा गया। फिर क्या हुआ कि वह है क्या कर पाया, मांसाहारी बना। उसके बाद भी वह उसकी पूर्ति नहीं हो पाई, तो वो क्या किया कि वह इस धरती से विनष्ट हो गया। यानी वो वातावरण से जूझता रहा, संघर्ष करता रहा, लेकिन वो संघर्ष में कामयाब नहीं हुआ, तो वो क्या हो गया, विलुप्त कर गया। यानी वातावरणीय संघर्ष होते हैं। तो वातावरणीय संघर्ष होते हैं, ये डार्विन महोदय कह रहे हैं। दूसरा क्या है, अंतरजातीय, एक जीव दूसरे जीव से आपस में संघर्ष करना रहता है, और बहुत सारा जीव जो है जो पहले विलुप्त हो गया, और आज क्या है वो नया नया जीव भी आ गया, कुछ जीव बच, यानी एक जीव यानी एक टाइप की प्रजाति जो है दूसरे टाइप की प्रजाति से, यानी एक टाइप के जीव दूसरे टाइप के जीव से भी आपस में संघर्ष करते रहते हैं। तीसरा कहता है कि अंतर जीव संघर्ष, यानी एक ही प्रजाति में भी संघर्ष होते रहता है। यानी एक जीव हम लोग मनुष्य है तो हम लोगों में ही संघर्ष होते रह रहा है, यानी एक तरह के प्रजाति में भी संघर्ष होते रहता है। तो ये संघर्ष का क्या परिणाम होता है, तो कहते हैं कि योगतम के उत्तरजीविता। एक हर्बर्ट स्पेंसर नाम के एक व्यक्ति हुए, उन्होंने क्या कहा कि जो युग होगा, संघर्ष तो अंतरजातीय या वातावरणीय होते रहेंगे, लेकिन इसमें बचेगा वह जो सबसे युग होगा। उदाहरण के तौर पर अगर रेगिस्तान में कोई जीव है और वो रेगिस्तान के वातावरण से संघर्ष कर रहा है और फिर भी वो वातावरण के अनुसार नहीं ढल पाया, तो क्या होगा, वहां पर उसकी विलुप्त हो जाएगा वो, और जो उसके अनुसार ढल पाया वो रह गया। यानी युग है उसके अनुसार, यानी सब संघर्ष में जो युग है, जो ढल पाया इसमें वो बच गया, बाकी विलुप्त कर गया, ठीक है ना।
तो ये हमारा क्या हुआ, वो योगतम की उत्तरजीविता, ये कंपटीशन में खूब पूछे जाते हैं। इन्होंने दिया था, तो हर्बर्ट स्पेंसर नाम का एक व्यक्ति थे। ये उत्तरजीविता, योगतम की उत्तरजीविता का मतलब, उत्तर मतलब बाद में, आजीविता का मतलब जीवित रहना, आयोगतम मतलब युग। युग का मतलब यहाँ ही मत समझना कि पढ़ लिख कर योग, ये मतलब ही नहीं। इस सृष्टि में विद्वान रहने के लिए अपने शरीर को योग बना पाया है कि नहीं, वो योग है कि नहीं संघर्ष से निकलकर जीवित रहने के लिए। जैसे जिराफ योग रहा, सॉरी जिराफ कह रहे हैं, डायनासोर अपने आप को की योग्यता साबित नहीं कर पाया इस वातावरण से, तो क्या हो गया, वो विलुप्त हो गया। और आज जो जीव देख रहे हैं वह इस योग्यता को साबित कर पा रहा है, तो यहाँ जीवित है। जैसे चील कौवे बहुत सारे आज क्या है, विलुप्त के कगार पर है। तो ये जीवों की नई प्रजाति आती रहती है, जाती रहती है, और योग्यता के आधार पर इसमें आपस में संघर्ष होते रहते हैं। तीसरा पॉइंट इनका, योग्यतम जीव एवं उसकी प्रजाति का चुनाव निर्णय हेतु प्रकृति करती रहती है। यहाँ पर लिखा था वाद में प्रकृति वारणवाद का, इसका क्या मतलब होता है सुनिए। कह रहे हैं डार्विन महोदय क्या कि अंतरजातीय, वातावरणीय, ये सब आपस में संघर्ष होते रहते हैं, और इसमें प्रकृति यानी कुदरत उस जीव का चुनाव कर लेती है जो क्या करती है कि योग है। यानी इनका कहना है कि प्रकृति खुद से योग जीवों की चुनाव करती रहती है, और जो प्रकृति के नियमों और उसमें पहने हुए बंधनों से वो योग नहीं ठहरे, वो खुद विलुप्त हो जाते हैं। समझ में? यानी प्रकृति खुद इस चीज का चुनाव करती रहती है, ठीक है ना। तो प्रकृति वर्णवाद इसी को कहते हैं, यानी नेचुरल सिलेक्शन, यानी नेचर यानी प्रकृति खुद से सिलेक्ट कर लेती है इस संसार से कि किस जीव को आगे पीढ़ी में भेजना है और किस जीव को विलुप्त धीरे धीरे कर देना है। तो ये सब लाखों करोड़ों वर्ष में क्या होता है, धीरे धीरे कोई जीव विकसित होते रहते हैं और कोई जीव क्या होते हैं, विनाश होते रहते हैं उनका। यानी यह जैव विविधता, यानी इन्होंने कहा कि जैव विविधता विद्यमान है और ये आपस में संघर्ष करके नए नए जीवों का फिर से निर्माण भी करते रहते हैं, और वो बच कौन जाते हैं, यानी जैव विविधता है और आगे चल के बचते कौन है, जो योगतम हो। योगतम का मतलब होता है सबसे योग हो। क्लियर बात को समझ में आ गया। अब थोड़ा सा वक्त लगेगा क्योंकि ये दो मेन बातें थी, और इसी दो मेन बात पर ये आश्रित बातें हैं। तो ये सब जो बातें हैं इसी दो मेन बात पर आश्रित है। अब कुछ आगे चल के हमारे जब ये दोनों आदमी ने सिद्धांत दे दिया कि लैमार्क महोदय क्या है, फिर डार्विनवाद क्या है, ये सब सिद्धांत आ गए। ऐसे आपको पता होना चाहिए कि जैव विकासवाद के सिद्धांत के खोज में ऐसा हमने कहीं पर पढ़ा था और सुना था, एग्जैक्ट शायद मैं कहूँगा कि विकास देवकेटी सर का मैंने शायद लेक्चर सुना था, उसमें उन्होंने ये बताया था कि ये जो चार्ल्स डार्विन थे, शायद ये किसी मतलब धार्मिक स्थल में रहते थे, और इनके जो गुरु थे इनको प्रभु यानी गॉड की बहुत सारी चीज़ों को खोज करने के लिए उन्होंने दिया, और ये गॉड में आस्था रखते थे। लेकिन जब जीवों की खोज करते करते जब चले गए तो इन्होंने देखा कि कुछ ये और ही है संसार, और ये दूसरी तरफ खोज कर और ये सब देते चले गए। हालांकि मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा क्योंकि ये हमारा टॉपिक नहीं है, और वो सब दर्शन शास्त्र में सब पढ़े जाएंगे। 9 लैमार्कवाद प्रणेता इनके थे विजमान महोदय। यानी लैमार्क जो दिए सिद्धांत ना, उसमें से कुछ लोगों ने कुछ त्रुटियां दिया, ठीक है ना। बताया कि लैमार्क महोदय जो कह रहे हैं उसमें ये खामियां है, यानी ये ऐसे किसी के व्यक्ति के थ्योरी में खामियां नहीं कहनी चाहिए, अस्पष्टता कहनी चाहिए। मतलब बहुत सारे बातें उसमें स्पष्ट नहीं हो पा रही थी, आखिर ये कैसे जुआ है, ये कैसे परिवर्तन हो गए। तो यहाँ पर एक विजमान महोदय हैं, यानी एक विजमान नाम के एक व्यक्ति थे, इन्होंने एक सिद्धांत दिया। उसी सिद्धांत को हम लोग कहते हैं 9 लैमार्कवाद। 9 मतलब नया, यानी उसी पर आश्रित दूसरा था। इसमें पहले की ये 3 बातें कही गई, ठीक है ना। 9 लैमार्कवाद में, यानी लैमार्कवाद ही एक ही है, लेकिन इसमें एक बातें कही गई।
इसमें परिवर्तन की बात कही गई थी। तो इसमें क्या कहा गया, विद्वान महोदय ने कहा जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत दिया। ये जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत कैसे दिया जा रहा है समझिए। मैंने क्या लिखा, जीवों में विकसित लक्षण यदि जनन द्रव्य स्तर पर विकसित अथवा परिवर्तित होते हैं तभी वे नवीन लक्षणों से युक्त यानी नई नई प्रजातियों को जन्म देते हैं। मात्र शारीरिक स्तर पर विकसित हुए उपार्जित लक्षण वंशगति की निरंतर को प्राप्त नहीं होते हैं। इसको समझिए। लैमार्क महोदय ने यहाँ क्या कहा था, लैमार्क महोदय ने कहा कि आपने किसी अंग का ज्यादा इस्तेमाल किया तो वो अगले वंश में चले जाएंगे। अगला अगर आपने अंग का भी इस्तेमाल करना छोड़ दिया तो अगले वंश में अगले संतान में वो अंग नहीं जाएंगे। ये इनका कहना था। तो यहाँ पर इन लोगों ने विद्वान महोदय ने कहा कि ये जो आप कह रहे हैं कि शारीरिक स्तर पर परिवर्तन हुआ, जैसे सांप ने दुम का पैर का प्रयोग करना छोड़ दिया तब पैर वहां जाकर अगला महीने में नहीं लगा। इन्होंने कहा क्या कि ऐसा नहीं है, ऐसा संभव नहीं है, केवल शारीरिक परिवर्तन से संभव नहीं है। जैसे मैंने मनुष्य के बारे में बताया कि एक चौपाया बंदर था, वह हाथों को उठाने लगा, फलों को तोड़ने लगा, धीरे धीरे इरेक्ट हो गया यानी खड़ा हो गया, मनुष्य बदल गया। तो ये जो बदला उसके शरीर में न हुआ, ऊपर से न हुआ, अरे उसका शरीर में न हुआ, लेकिन जिन जनन द्रव्य में नहीं हुआ। जनन द्रव्य कहने का मतलब है कि गुण सूत्र के स्तर पर, ठीक है ना। जनन द्रव्य का कहने का मतलब होता है जीन या गुण सूत्र। जीन या गुणसूत्र जो है हमारे शरीर की एक इकाई है, ठीक है ना। और ये वो इकाई है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जीवों के गुण को ढोते हैं। यानी हम मनुष्य है तो हमारा संतान भी मनुष्य होगा। यह गुण हमारे बच्चों में डालने के लिए हमारे शरीर का गुणसूत्र जिम्मेवार है या जीन जिम्मेवार है, और वो जीन उसमें अगला संतान में जाएगा, ठीक है ना। ये जिम्मेवार है। तो इनका कहना था ये विद्वान महोदय का कि सिर्फ शरीर में परिवर्तन होने से और नए जीव का निर्माण नहीं होगा। कैसे नए जीव का निर्माण होगा? जनन द्रव्य में यानी जीन या गुणसूत्र में परिवर्तन अगर होता है तब जाकर क्या होगा, नए जीव का निर्माण होगा। यानी आज हमने देख रहे हैं हम लोग कि पहले कुछ और जीव था, आज कुछ और जीव है। हमारा मूल मुद्दा यही है कि पहले कुछ और जीव था, आज कुछ और जीव है, और इतना जीव आ कहां से गया। तो इसमें अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिवर्तन के माध्यम से और अलग अलग बातों से कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे जीव की संख्या बढ़ती चली गई, जैव विविधता बढ़ती चली गई, ठीक है ना। तो ये इन्होंने अब इसको ये कैसे साबित किया, उन्होंने साबित करने के लिए चूहा लाया। एक चूहा लाया, चूहा का दुम को काट दिया, ठीक है ना। और उस चूहा को महिला चूहा से क्रॉस कराकर यानी उसके संतान को उत्पन्न कराया गया, और उसके संतान जो उत्पन्न कराया गया वो जो बच्चा अगला चूहा का आया उसके फिर दुम काट दी गई। फिर उससे क्रॉस करा के अगला जो चूहा का बच्चा पाया गया उसकी भी दुम काट दी गई। हर बार ऐसा 22 पीढ़ी तक करते चले गए, यानी उसका अगला का संतान अगला, अगला का संतान अगला, अगला का संतान अगला, करते करते 22 पीढ़ी तक चले गए। और इस 22 पीढ़ी तक दुम काटते चले गए, यानी शरीर में बदलाव करते चले गए। और 22वें के बाद जो अगला बच्चा जन्म लिया उसमें देखे कि दुम है कि नहीं है, तो उसमें भी फिर दुम थी। लैमार्क महोदय ने क्या कहा था कि किसी अंग को आप इस्तेमाल करना छोड़ दीजिएगा तो वो अंग आप में नहीं रहेगा। तो भाई चूहा का तो दुम काट दिया गया, तो उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो 22 पीढ़ी के बाद उसमें तो वो दुम अब नहीं आनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो दुम आ गया। यानी सिर्फ ऊपर से शरीर में परिवर्तन आ जाए तो अगला जीव में परिवर्तन आएगा शारीरिक, ये संभव नहीं है। यानी जैव विविधता का ये कारण नहीं है। इन्होंने कहा तब फिर ये कैसे है, तो इन्होंने कहा कि जनन द्रव्य में अगर परिवर्तन होता है तब अगले जीव में नया लक्षण आ जाएगा, पहले वाले के तुलना में अलग लक्षण आएगा। यानी जनन द्रव्य का मतलब होता है जीन के स्तर पर या गुणसूत्र के स्तर पर, ठीक है ना। जीन हमारे आनुवांशिक एक इकाई होती है, यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो गुण जाता है जीव का वही जीन इकाई होती है उसकी।
बात यह समझ में आई। इन्होंने क्या कहा कि जीवों में विकसित लक्षण यदि जन्म द्रव्य स्तर पर विकसित है तो अगला में परिवर्तन होगा। इसमें अगर जन्म दर में परिवर्तन हो रहा है तो, नहीं तो सिर्फ शरीर का, अब हाथ तोड़कर हटा दिए, इसका कहीं काम ही नहीं कीजिएगा तो अगला संतान आपका बने वो बिना हाथ वाला बने। अब एक पीढ़ी में नहीं, मतलब हजारों वर्ष में, ठीक है, ऐसा संभव नहीं है। ये लैमार्क महोदय के सिद्धांत का खंडन किया इन्होंने, ठीक है ना। अब फिर ये जो है अलग कुछ विद्वान लोग आए, तब उन्होंने डार्विन जो कहे थे, मतलब ये लैमार्क के दिए हुए सिद्धांतों में कुछ संशोधन करके नौ लैमार्कवाद सिद्धांत दिया गया। फिर डार्विन महोदय ने जो बातें कही, इस बातों को फिर संशोधन करके और इसमें थोड़ा सा नई बातों को जोड़कर और जो कमियां थी उसको जोड़कर फिर नौ डार्विनवाद का सिद्धांत दिया गया अनेक विद्वानों के द्वारा। अब ये नौ डार्विनवाद क्या सिद्धांत है, इसमें जरा गौर से देखिए। बातें इनकी यही रही, यहाँ पर भी यही सब बातें कहेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है यह कहा कि जैव विविधता विद्यमान होते हैं, ये डार्विन साहब कह दिए। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि जैव विविधता आती कहाँ से है, यानी विभिन्न प्रकार के जीव आता कहाँ से है, विविधता इसमें भिन्नता क्यों है, कारण क्या है भाई इसका, ये तो बताइए हमको। ये कह रहे हैं कि ये लक्षण विकसित होते चले जाते हैं तो विभिन्न प्रकार के लक्षण की जीव पैदा लेते हैं और ये संसार हमारा विकसित हुआ। ये कह रहे हैं कि जैव विविधता विद्यमान होती है, इसमें संघर्ष होते रहता है और जो युग होते हैं वो बच जाते हैं, ठीक है ना। नौ लैमार्कवाद ये कहते हैं कि लैमार्क साहब जो कह रहे थे कि शारीरिक परिवर्तन होगा तो नए जीवों में लक्षण नए विकसित होंगे, ये कह रहे हैं कि नहीं, शारीरिक परिवर्तन होगा तो नए जीवों में नए लक्षण नहीं आएंगे। लक्षण नए आने के लिए जनन द्रव्य यानी गुणसूत्र में यानी जीन में परिवर्तन होना आवश्यक है। ये इन्होंने बात कही, यहाँ तक बातें आ गई। अब यहाँ तक में ये जो बातें कही जा रही है इनके, इसमें प्राकृतिक, तो प्रकृति में विविधता है पहले से विभिन्न प्रकार के जीव। तो बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि डार्विन महोदय ये कैसे आप कह रहे हैं कि जैव विविधता है, अगर है तो क्यों है, इसके कारण को वो नहीं बता पाए। तो नौ डार्विनवाद ने इनके कारण को बताया, यानी धरती पर अगर पहले से 5 तरह के जीव हैं तो आज 500 के जीव आ गए, यानी विविधता बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई। तो ये क्यों हुआ जैव विविधता, ये जैव विविधता की कारण क्या है। जैव विविधता अगर धरती पर विद्यमान है तो, प्रकृति में है तो इन्होंने नौ डार्विनवाद विकास सिद्धांत जो है इसने ये कहा कि ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, भौगोलिक दूरियां एंड म्यूटेशनल चेंजेस, उत्परिवर्तन के स्तर पर उत्परिवर्तनवाद, इसकी वजह से यह जैव विविधता आई। इसको जरा गौर से समझिए। अब क्या होंगे इसे समझ लीजिए। जैसे एक समुद्र का किनारा है, अब समुद्र के पानी नमकीन होते हैं, ठीक है ना, समुद्र के पानी नमकीन होते हैं, तो अब क्या करेंगे कि अगर वो किनारे पर आ रहे हैं तो हमेशा आते रहेंगे जाते रहेंगे, तो क्या होंगे, समुद्र के नमक को वहां किनारे पर डालते रहेंगे। तो समुद्र के किनारे पर जो जीव थे पहले से, वह जीव कम नमक वाले सतह पर वो उगे हुए थे, पेड़ पौधे या कोई भी जीव वो थे वहां पर। लेकिन अब धीरे धीरे नमक की मात्रा ज्यादा बढ़ जाएगी, तब वहां पर वैसे ही एक नया जीव खुद प्रकृति में बदल जाएंगे कि वो क्या करेगा, अब ज्यादा नमक वाले जगह पर रहेगा। यानी ये परिवर्तन खुद से आ जाया करते हैं, ठीक है ना। क्यों आगे कि वो ज्योग्राफी में क्या है, यानी ज्योग्राफिकल दूरियां यानी भौगोलिक स्तर पर, यानी भूगोल के स्तर पर, यानी एक जगह से दूसरी जगह किसी जीव को रख देते हैं, तो इसमें भौगोलिक दूरियां जो है वो नई नई प्रजातियों को क्या करते हैं, जैव विविधता को जन्म दे देती है, ठीक है ना। अब आप किसी माने आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और डिटेल हम समझाते हैं, थोड़ा अगर नहीं समझ पाए होंगे तो एक इसको और एक तरह से समझिए कि आप यहाँ पर पौधा, बहुत प्रकार के पौधा रोपे हुए हैं। यहाँ के कुछ पौधे के, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपने ईख लगाया है, वो यहाँ पर ईख थोड़ा सा पानी में हो रहा है और सूखे जगह पर हो रहा है, ठीक है ना, दलदली क्षेत्र नहीं है। अब उसमें से कुछ ऊख को लेकर यानी ईख को लेकर आप बंगाल की दलदली क्षेत्रों में रोप देंगे, तो हो क्या जाएगा कि यहाँ की यानी भूगोल के स्तर पर देखेंगे तो यहाँ मैदानी क्षेत्र में वो था और वो दलदली क्षेत्र में चले गया।
अब यहाँ की वो दलदली यहाँ की जो लेकर वहाँ डालेंगे हम, तो वहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, यानी यहाँ से वहाँ जो जुड़ी है, तो कुछ पौधे वहाँ खुद को बचाने के लिए, विकसित करने के लिए वो नए रूप से धारण कर लेंगे, यानी खुद को सर्वाइव करेंगे। यानी एक जगह से दूसरी जगह अगर आप लेकर चले गए, तो यहाँ का जो पौधा था वो सूखे में हो रहा था और पानी थोड़ा सा दे रहे थे, सिंचाई कर रहे थे, और उसको आप दलदली क्षेत्र में रोक दिए, तो उसमें से जो पौधा अब बच जाएगा, तो वो कुछ नया जो वहाँ पौधा बनेगा, नया जो अगला पीढ़ी दर नया अब ईख का जो पौधा बनेगा, और यहाँ वाला रहेगा, अब दोनों में अंतर हो जाएगी। वहां वाला पौधा जो नया कुछ उसमें से बच के जो विकसित होगा, वो पौधा ऐसा बन जाएगा जो वहां पर वो दलदली क्षेत्र में फलेगा फूलेगा, और यहाँ वाला पौधा ऐसे ही मैदानी क्षेत्र में पड़ेगा। और उस पौधे को उठा लीजिए और इस पौधे को उठा लीजिए, अब इसको वहां रोक दीजिएगा तो फिर जाके सूख जाएगा वहां, अब उसको यहाँ रोक दीजिएगा तो ये सूख जाएगा। यानी ज्योग्राफिकल दूरियां बढ़ाई आपने, तो वो प्रकृति से संघर्ष करके क्या किया, नया प्रजाति बना दिया, यानी जैव विविधता इसी तरह से उत्पन्न ले लेती है। फिर तुम्हें एक है यहाँ पर म्यूटेशनल चेंज। म्यूटेशनल चेंज का मतलब होता है उत्परिवर्तन। इसको थोड़ा सा समझिए, ये आधुनिक युग के सबसे अति महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है। ये आपका उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत देते हैं ह्यूगो डी ब्रिज, एक वैज्ञानिक हुए ह्यूगो डी ब्रिज, 1920 के आसपास ये अपना सिद्धांत देते हैं। इसमें उन्होंने कहा क्या कि ये म्यूटेशनल चेंज के बारे में उन्होंने बताया, उत्परिवर्तन के बारे में, कि जीव जो है इस धरती पर जीव, उसके जीन में या गुणसूत्र में एकाएक परिवर्तन हो जाए, एकाएक परिवर्तन हो जाए, तो एकाएक परिवर्तन हो जाएगा, तो इससे नए जीव वाले लक्षण, नए लक्षण वाले नए जीव का निर्माण हो जाएगा। यह उत्परिवर्तनवाद कहलाता है। परिभाषा देख लीजिए, जीवों में जनन द्रव्यीय स्तर पर जीन अथवा गुणसूत्र एकाएक उत्पन्न होने वाला ऐसा परिवर्तन जो पूर्वजों में नहीं होते थे, उत्परिवर्तन कहलाता है। यानी किसी जीव के जीन में यानी गुणसूत्र में एक ऐसा परिवर्तन हो जाए जो उसके पूर्वज में नहीं थे और नया हो जाए, तो यह गुण जो परिवर्तन का है, यह उत्परिवर्तन म्यूटेशनल चेंज कहलाता है। ठीक है ना। उत्परिवर्तन जीवों में नवीन गुणों को जन्म देते हैं, जिनसे नई नई प्रजातियों का उद्भव होता है। यानी यहाँ पर कहा गया क्या कि नए नए जीव पैदा लिए हैं। हमारा शुरू में क्या क्वेश्चन था कि हम बंदर थे तो आज मानव कैसे बने। इसी बात को पूरा जीव कैसे कैसे विभिन्न प्रकार के अलग अलग सिद्धांतों ने, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग सिद्धांत दिए। ये सिद्धांत क्या कहता है कि अभी मान लीजिए कि आप बंदर हैं, अब बंदर हैं और उस बंदर के गुणसूत्र या जीन में अचानक एक बैक परिवर्तन इस कदर हो गया कि उसके पूर्वज में पहले नहीं था, तो अब उससे नया जीव पैदा लेगा, और वो नया जीव जो है वो नए लक्षण का होगा, उसकी गुण अलग होगी जो उसके पूर्वज में थी। लेकिन वो जो नया परिवर्तन आएगा वो भी दो तरह का होगा, एक सकारात्मक होगा, एक नकारात्मक होगा। सकारात्मक होगा यानी वातावरण के अनुसार इस प्रकृति से के अनुकूलन बनाकर रह जाएगा, तो यहाँ पर वो सर्वाइव कर जाएगा, यानी यहाँ पर जीवित रह जाएगा। नकारात्मक होगा तो इस सृष्टि में वो विनष्ट हो जाएगा। म्यूटेशन शब्द आप लोगों ने टीवी पर हाल फिलहाल में भी सुना होगा कि ओमिक्रॉन एक आया था, जो कोरोना के बाद हल्ला किया था लोगों ने ना कि ये वायरस आ रहा है, ये जो है ना कोरोना वायरस का म्यूटेड वायरस है, ऐसा सुने होइएगा यार। म्यूटेड वायरस का मतलब यही होता है कि उसके गुण सूत्र लेवल पर परिवर्तन होकर वही चीज रहता है, लेकिन उससे थोड़ा सा लक्षण को अपना बदल के नया रूप ले लेता है। तो इस प्रकृति में गुण सूत्र के स्तर पर भी परिवर्तन अचानक होते रहते हैं। इस को ही हम लोग क्या कहते हैं, उत्परिवर्तनवाद जिस सिद्धांत के प्रणेता थे, देने वाले थे ह्यूगो डी ब्रिज। यानी पूरे के सिद्धांत की अगर हम लोग व्याख्या करें तो यही देखेंगे कि आज जो भी